हेलो वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेडियो सक्रियता और आज हम लोग रेडियो सक्रियता से संबंधित क्लास दूसरा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास एक में जो है 12 प्रश्नों को किया है और इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आपने इसका पिछला क्लास अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। और आज रेडियो सक्रियता से संबंधित हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जीके आती है। तो आज हम लोग 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च करें @PCMHelp30 और वहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती हैं। देखिए, गामा किरणें क्या होती है, तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकली हुई किरणें होती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों से 3 किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ किस में लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 चीज़ों में रेडियो सक्रिय पदार्थ लिखा हुआ है, लेकिन गामा किरणें जो होती है उसमें उच्च ऊर्जा होती है, सबसे हाई एनर्जी होती है। इसीलिए यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें यह होती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए, वेधन क्षमता के हिसाब से अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वेधन क्षमता, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, बीटा ग्रेटर देन जो है गामा। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे अधिक किसकी है, गामा की है। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी हो जाएगी, गामा की। उससे कम बीटा और उससे कम अल्फ़ा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। देखिए, आयनन क्षमता के हिसाब से जो है जिसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है उसकी जो है आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। जैसे आयनन क्षमता के हिसाब से अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा, उससे कम होती है बीटा की और उससे कम होती है गामा की। ठीक जो है, देखिए वेधन क्षमता के ठीक उल्टा ये होता है, वेधन क्षमता गामा की ज़्यादा होती है लेकिन आयनन क्षमता गामा की सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए, सबसे अधिक जो है अल्फा की होती है, जबकि इसकी वेधन क्षमता सबसे कम, आयनन क्षमता सबसे अधिक। गामा की वेधन क्षमता सबसे अधिक, आयनन क्षमता सबसे कम। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाता है। देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह क्षय होने के बाद वह शीशा बन जाता है, शीशा, लेड बन जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम परागमय शक्ति किरणें कौन सी होती है। देखिए, एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। परागमय का मतलब क्या होता है, पारगम्य का मतलब होता है जो है वेधन क्षमता। तो न्यूनतम किसकी होती है, तो अल्फा किरण की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। देखिए, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, लेकिन इसमें से पोलोनियम का नाम जो है इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। बाकी सभी का नाम जो है उसके पहले और दूसरे लेटर के नाम से रखा गया है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। रेडियोधर्मी, आप देखें यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है। एल्युमिनियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन 2 चीज़ों का बनता है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय रिएक्टर।
तो देखिए जब नाभिकीय रिएक्टर की बात करेगा तो भारी पानी का प्रयोग होता है नियंत्रित करने के लिए, लेकिन जब नाभिकीय विखंडन की बात करेगा तो किसका प्रयोग होगा, बोरान का होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों ही बात आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन वाला भारी पानी किस में होगा और बोरान में कौन, बोरान वाला में कब आंसर होगा। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि जब विखंडन, ब से विखंडन और ब से बोरान, जब विखंडन की बात करेगा तो बोरान आंसर होगा, और जब रिएक्टर की बात करेगा तो रिएक्टर कहाँ चलता है, पानी में, तो वहाँ सब पानी यूज होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यहाँ देखिए ये सारे, ये तीनों ऊपर वाले रेडियोधर्मी हैं, जबकि जर्कोनियम क्या है, अर्धचालक है, जर्कोनियम अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न है हमारे पास, विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए। देखिए सभी रेडियोधर्मी तत्व अंततः जो है शीशा बन जाता है, लेड बन जाता है, तो इसीलिए अगर उसको हम लेड के बर्तन में रखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब भी बीटा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब हमें इसमें चेक करना है कि परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि किस में हुई है। तो देखिए परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, वो परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलता है। तो इसका हमको आंसर मिल गया, पहला ही नंबर आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। निचला में देखते हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, देखिए इसमें दोनों में कमी ही होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगले प्रश्न है हमारे पास, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जित होने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। देखिए सोडियम से जब एक बीटा हम निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी परमाणु संख्या पहले 11 था, अब इसमें 1 और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। 12 किस में आता है, 12 परमाणु संख्या पर कौन सा तत्व होता है, तो आप कहेंगे कि जो है मैग्नीशियम आता है। तो मैग्नीशियम इसमें कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यूरेनियम 92 और यूरेनियम 87 में कितने अल्फ़ा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। देखिए अल्फ़ा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसके परमाणु द्रव्यमान में अंतर छांट करके और एक इसको परमाणु संख्या में। तो ओवरऑल इसके परमाणु संख्या में अगर अंतर हम देख लें तो 87 में 3 जोड़िए 90, टोटल 5 का अंतर है, टोटल 5 का अंतर है। तो यहाँ ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखिए अगर हमने जो है इस ऑप्शन में अगर देखें तो अगर हमने 3 अल्फ़ा कण निकाल दिए, 3 अल्फ़ा कण निकाल दिए तो परमाणु संख्या में सीधे कितने की कमी आएगी, सीधे जो है 1 अल्फ़ा कण निकालने पर 2 की कमी होती है, तो 3 निकालेंगे तो 6 की कमी हो जाएगी। जबकि 5 जो है 5 बीटा कण निकालेंगे तो 5 की वृद्धि होगी, तो 6 की कमी या 5 की वृद्धि, माइनस में 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ प्लस में 5 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है। देखिए ये 3 वाला सही, ये डी वाला सही है। देखिए यहाँ से अगर 3 जो है हम क्या निकालते हैं, यहाँ से अल्फ़ा कण निकाल लेते हैं 3, और 1 हम क्या निकाल लेते हैं, बीटा कण निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम 3 अल्फ़ा कण निकालते हैं तो 3 दूना 6 हमारे पास निकल गया, 6 माइनस में आ गया अल्फ़ा कण, और 1 बीटा कण निकालेंगे, ये माइनस में है, अल्फ़ा कण निकालने से माइनस में घटता है, और 1 बीटा कण निकालेंगे तो 1 हमारे पास बढ़ गया,
तो ओवरऑल हमारे पास 5 माइनस घट गया। तो देखिए यहाँ पर 92 में से 5 घटा क्या हो गया 27। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुनी कर दी जाए तो रेडियोधर्मिता क्षरण की दर क्या होगी। देखिए रेडियोधर्मिता की जो क्षरण की जो दर होती है वह जो है उसकी मात्रा पर, उसके द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है। आप उसकी मात्रा को कितना भी कर दें वह नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि यूरेनियम 92 238 विघटित होकर 91 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा। देखिए यहाँ ओवरऑल 1 का कमी हो रहा है। यहाँ देख लीजिए 92 से 91 कमी कितना हुआ, 1 का माइनस में हुआ, 1 माइनस हमको लाना है। अब देखिए अगर 1 अल्फा कण निकालते हैं तो 2 माइनस हमारे पास आएगा, और 1 बीटा कण अगर निकालते हैं तो 1 हमारे पास क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो -2 में से 1 गया तो ओवरऑल हमारे पास -1 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 नंबर आंसर ही हमारा क्या आ गया, सही आ गया। क्योंकि देखिए 1 अगर अल्फा कण निकालते हैं तो 2 माइनस में परमाणु संख्या कम होगा, और 1 बीटा कण निकालते हैं तो 1 परमाणु संख्या प्लस होगा। तो यहाँ से ओवरऑल -1, यहाँ भी -1 घटा है, -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। देखिए इसका अगर हम डे निकालने का प्रयास करें कि कितने दिनों बाद रहेगा, तो डे इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ आप रखें 70, और यहाँ जितना ग्राम है उसको रखें 0.25 ये हो जाएगा। अब इसको आप अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 होगा, 4 ऊपर चल जाएगा तो कट जाएगा, तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 140 आ जाएगा, 140 दिन होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आजीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी। 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी बच जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ जो भी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा है। तो 4 दिन पश्चात, 1 दिन का तो और जीवन काल है ही, लेकिन 4 दिन बाद तो बहुत ही कम बच जाएगा। तो सबसे छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4% रह जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 इस पदार्थ के यहाँ इस पदार्थ होगा, इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में क्या समय लगेगा। देखिए टोटल 4 अंश है हमारे पास, टोटल कितने अंश है हमारे पास, 4 अंश है। अब 3/4 क्षय होना है, 3/4 भाग क्षय होने में जो भी समय लगेगा, तो अर्धायु 4 महीने की है। अब 4 महीने में टोटल 4 अंश खत्म हो जाता, लेकिन हमारे पास 3 अंश खत्म हो गया है, अब मात्र 1 अंश बचा हुआ है। तो इसके दुगुना कर दीजिए, मतलब कि मात्र 1 अंश के लिए दुगुना करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर 4 दूना करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 8 महीने आ जाएगा। 2 गुना करेंगे तो इसका 6 मिल जाएगा। 8 महीने में ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 ही जो है 6 होना है। और तो नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, आज का प्रश्न यहीं तक था, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी।